नमस्कार। अब तक हमने जाना कि निर्मला की शादी की तैयारियों के बीच ही निर्मला के पिता का देहांत हो जाता है और सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। निर्मला की माँ एक पंडित जी को पत्र देकर लड़के वालों के घर भेजती हैं और उन्हें यह सूचना देती हैं कि निर्मला के पिताजी अब नहीं रहे। इस बात पर यह सोचकर कि अब अगर उसके पिताजी नहीं रहे तो उन्हें दहेज कौन देगा, इस लोभ में आकर उन्होंने निर्मला का रिश्ता ठुकरा दिया। अब आइए देखें आगे क्या होता है। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्व्यवस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह भी किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पे ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुख पर कालिख लगा आऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृतांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा था 2-3 दिनों में बारात आएगी। कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे घर जो बारात आने वाला था उसके घर आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन जाकर कहाँ रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू बात ही नहीं समझती। आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह न करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो वहीं ठीक हो गया था ना? कल्याणी, बहुत से रुपये मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपये नहीं। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं है तो और क्या है? पूरा कसाई निर्दयी दगाबाज है। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत ही अच्छा हुआ, उसके घर बहन का ब्याह नहीं हो रहा, बहन उनके घर कैसे रहती? यह तो खुश होने वाली बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है। भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने वाली बात है। ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे कुमानिसों के बीच बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास धनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का सा हो गया था। लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर से नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत न थी, न अच्छे वर की। अभागिन को कहाँ अच्छा घर वर मिलता। अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता था। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं ज़्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है, उनके खाने के बाद जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नगद थे, कई हजार के गहने थे,
लेकिन अभी उसे दोनों लड़कों का पालन पोषण करना था, उन्हें पढ़ाना था। एक कन्या अभी 4-5 साल में फिर से विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसीलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों के लिए भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे, हमारा भी कोई बाप न था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती। आज उसने पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दावात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं आपको खत लिखने ही जा रही थी, कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातःकाल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे, मैंने कहा लगे हाथ काम भी निपटाता चलूं। अभी उधर से ही लौटा आ रहा हूँ, कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम, कार्य क्यों न सिद्ध होगा, भला यह भी कोई कहने की बात है। 5 जगह बातचीत कर आया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ। उनमें से चाहे आप जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है, घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी, मांगते तो 3000 हैं। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी, माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। यह लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीने पाता है, माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील, शरीर से खूब हृष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना न पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती, देख कर तो मक्खी नहीं निगली जाती। मोटे, तीसरी नकल देखिए। यह जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफ़ा है, कुछ खेतीबाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा थोड़ा ही है, कचहरी अदालत के कामों में चतुर है। दुहाजू है, पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए, उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है, पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसकी कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखिए। यह लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है, पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं, अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है, यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटे, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है, लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उस छापे खाने में काम करता है, उम्र 18 साल होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई और जायदाद नहीं, मगर किसी का कर्ज सर पर नहीं है। खानदान न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा, मांगते तो वह 3000 हैं। अब बताइए, आपको कौन सा वर पसंद आता है? कल्याणी, आपको सबों में से कौन पसंद है? मोटे, मुझे तो 2 वर पसंद है, एक वह जो रेलवे में है और दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के खानदान में तो आप दोष बताते हैं। मोटे, हाँ, यह दोष तो है, छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और भी मुंह फैलाएं। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं, भोजन मिलता जाए यही गनीमत है।
जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बचते हैं। 35 साल की उम्र कोई ज़्यादा तो नहीं, क्यों न इन्हीं को देखा जाए। मोटेराम, आप खूब सोच विचार कर लें। मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ, जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कराऊंगा। मगर 1000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाले लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसे यह रूप और गुण की पूरी है, वैसे ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपये किसके घर से आएंगे? कौन देने वाला है? कोई दानी? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए, अब किसी की सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझे ही बुरा मानते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया। जो बात अब अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब आपका काबू हो तब। आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा थोड़े ही ना कहलाता है। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बधा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से बहुत प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं। निर्मला का विवाह हो गया, वह ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 साल से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। यहाँ तक कि कभी घूमने भी कहीं न जाते थे, इसलिए तोंद भी निकल आई थी। देह के स्थूल होने के कारण आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा लड़का मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और सीताराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी, वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में और कोई न था, स्थायी रूप से वह यहीं रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी तरह की चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गया, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच सा होता था। इसका कदाचित एक कारण यह भी था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी ही अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को न के दंपत्ति विज्ञान न सिखाया गया था कि युवती के सामने खूब प्रेम भरी बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मूल मंत्र है। इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे, लेकिन निर्मला को इन सब बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुंह से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से सुनकर उसके हृदय पर वह शेर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था।
केवल बनावट थी, धोखा था और शुष्क नीरस शब्दांबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता था, सैर तमाशे बुरे न लगते थे, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थीं। वह इन्हें उन रसों का आस्वाद लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर के स्पर्श से ही खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था? पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है? गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। जो ही विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक संतृप्त कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती थी। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बांका सवार लदद्रु टट्टू पर सवार होना कब तक पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा भी उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। मगर टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती? संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हल्का हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने न देती थी, मानो वह कोई पिशाचिनी हो, उसे निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से नाराज हो जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती, न जाने कहाँ की मनहूसिन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बात करने लगती तो छाती पीटने लगती, न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी सी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार रुपए पैसों की जरूरत पड़ती थी। जब तक वह खुद स्वामिनी थी, उन्हें बहला दिया करती थी। अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती थी। रुक्मणी को अपने वागबान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे? बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे? रुपयों की मिठाई खा जाते थे, अब ढेले ढेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़ के किसी दिन बिना कुछ पूछे ताचे पैसे दे देती थी तो देवी जी की दूसरी ही आलोचना शुरू हो जाती थी। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ न खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, लेकिन देवी जी की खुफिया पुलिस ने सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करना शुरू कर दिया। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगाती तो अवश्य ही विलास की वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा करती, छिप छिप कर बातें सुना करती।
निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन है कि यह मालकिन क्यों बनी बैठी है, तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दे दीजिए, मुझे न चाहिए, वही मालकिन बनी रहें। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे ताने मेहने न दिया करें। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोला, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले में तुम्हें दिक करती है तो उन्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन ही है। और लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी तो रख लिया। लेकिन इससे यह न माने कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती है मुझ पर। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोला, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देख रहा हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मानसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत नहीं थी। एक तो उम्र में बड़ी, तिस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी। किसकी मजाल थी उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी बनकर न रहूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, कोई किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साथ चल लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। वैसे यह आज हुआ क्या जो तुम आज इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तीर खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोता, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा जी जलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि मैं किसी बात में न बोलूं। यही सही, किन फिर यह न कहना कि तुम घर में क्यों बैठी थी, क्यों न सलाह दी। जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरियों घर। मैं भी देखूं बहुरिया घर कैसे चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम दोनों स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाना मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोक था। बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं। कभी पैसे नहीं देती हमें। सियाराम ने भी इस कथन का अनुमोद किया। कहती हैं, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती हैं कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली,
मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम को दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के मालिक भगवान ही है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे को कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर उससे पहले ही रुक्मणी पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने को दौड़ती हो? जब अपने लड़के होंगे तब आग खुलेगी, पराई पीर तुम क्या जानो? निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने तो इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसे के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवाय मेरे मुंह से जो कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल भेजता हूँ। रुक्मणी, अब तक तो तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें इतनी तेज हो गईं? तोताराम, तुम्ही ने इन्हें इतना शौक कर रखा है। रुक्मणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, मैं न बोलूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देख विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में आकर उसे चुमकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह न पाता था जिसे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल उसे भिक्षा के रूप में दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 1-2 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न हो उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं ही थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा चला जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में वह करुणा थी, पर कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्ता अवस्था में दोनों कोमल हाथें उसके गले में डाल दी और ऐसे चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे ऐसी तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई। जब तक आंखें नहीं खुलती हैं, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता। अब वह मार्ग उसे साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो कभी कभी वह उनसे हंस बोलकर बोला भी करती थी, पर अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब भी घर आते बच्चों को उसके पास बैठा पाते। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश हो इस अवलंब को ही अपनी गनीमत समझने लगा था। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृ कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बच्चों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था,
लेकिन मानसिक विचार में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारा दिन जाने कहाँ घूमता रहता था। निर्मला उसके मुख से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती थी और चाहती थी कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती थी, उसके ब्याह रचाती थी, जिसे अभी गुजरे थोड़े ही दिन हुए थे। बहुत ही थोड़े दिन हुए थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत से भी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तक तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कोई फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उन्हें कभी समझ में न आता। दाम्पत्य शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम करने के बाद मुस्कुराकर पूछे, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जीवन का मजा आ जाता होगा, बड़े भाग्यवान हो। भाई रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक करा दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ से बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया लौंडों से खुश रहती हैं, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूँ, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजे में लाना मुश्किल बात है क्या? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम, यह सब कुछ कर धर के हार गया। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया? तोता, अजय यह सब कर चुका। दंपत्य शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान दे चुका हूँ, सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। यहाँ आजकल एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे का निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियाँ या सिर का एक बाल पक्का रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना शायद 500 रुपये। तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिनों के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तिहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये तो बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो बिना किसी हर फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक। नयन, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आँखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकाना भी ज़रूरी है। दोहरा कमरबंद बंधे, जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गज़लें याद कर लो
और मौके मौके के शेर पढ़ लो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है तुम्हारी प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो और चोर चोर करके तलवार लेकर अकेले ही पिल पड़ो। हाँ, ज़रा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच का चोर आ जाए, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे सीधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें कोई खबर ही नहीं। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम फिर उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते हुए दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना मांगो वह दूं। तोताराम ने तो उस वक्त उसकी बातें हंसी में उड़ा दी, जैसे कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उसका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे। पहले बालों से शुरू किया, फिर सूरमे की बारी आई। यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यपद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह न हो तो आश्चर्य है क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। अब उसे उन पर दया आने लगी थी। क्रोध और घृणा का भाव तो जाता ही रहा। क्रोध और घृणा तो उनसे होती है जो लोग होश में हों। पागल आदमी पर तो दया ही आती है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे पागलों के साथ लोग किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग इसलिए ही तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब अपना भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन तोताराम रात को 9 बजे बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला था, अंधेरा ही था। ज्यों ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार ले हुए न जाने किधर से आ पड़े। यकीन मानो, तीनों काले देव थे और मैं बिल्कुल अकेला। मेरे पास सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए। मेरे होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का सफ़र यहीं तक था। मगर मैंने भी सोचा, मरता हूँ तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में से एक आदमी ने ललकार कर मुझे कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उन वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते, खटाके की आवाज़ होती और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार का जौहर दिखाया, पर मुझ पर एक रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयां करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने के काबिल थी। मुझे खुद पर आश्चर्य हो रहा था, यह चपलता मुझ में आई कहाँ से। जब तीनों ने देखा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी हैं। गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। आज हमने तुम्हारा लोहा मान लिया। यह कहकर तीनों फिर नज़रों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई
जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात निकली भी न थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई तो गज होगा, फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो, डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने मेरी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख लो ना। हैं, मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव उठाए न उठते, कलेजा धड़धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राणों से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी असर नहीं करती, जाकर किसी को भेजो, किसी के घर भाला ले आए। यह कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए, इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले घर में घुस पड़ा और तुरंत ही चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भगाने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ तीन चार डंडे कस कर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया और तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आता देख तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों इतनी जल्दी कर दी? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का, डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही को तो मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया है। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, तुमसे कोई इनाम मांग रहा हूँ क्या? जाकर महाराज से कहना खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने लगे और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों में अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना तो मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। यह बात मुझे पहले क्यों नहीं समझी? नहीं तो इन्हें इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ती, इतना स्वांग न रचाना पड़ता। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय किया। अब तक नैराश्य के संताप ने उसे कर्तव्य पर ध्यान ही न देने दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असहाय वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा था। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए भेजा है। वह बोझ सिर से नहीं उतार सकता, उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुश्वार हो जाए, लेकिन यह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है, किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और भी तो यातनाएं ही सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है।
वह अनिंद छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। आज बहुत दिनों बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखाई दिया है। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों की सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जड़ित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीन अवस्था उनके लिए असहाय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात तो न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय में शूल बनकर रह गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना भाग के आ गया। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लड़ते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो इतने मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस का भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति की सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए कुछ खाने को निकाल दीजिए, जरा खेलने को जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी ले आई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल और स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाएगी तो समझ लीजिएगा, वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया। निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे। मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, तुम्हारे पास खाना मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने की लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच में स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी। और बालकों के साथ उसकी ये बाल प्रवृत्तियां प्रस्फुटित हो रही थीं। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती हूँ। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही ऐसा अवसर था कि इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए लगभग 40 वर्ष हो चुके थे।
तब से उनकी ओर आंखें तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा कुछ और न पढ़ते थे। इसका समय ही न मिलता था। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ साथ मेहनती भी था। खेल की टीम में कैप्टन होने के कारण वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती। मुंशी जी को उतावलेपन में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो नहीं सूझे जिसके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम चुटकियों में उड़ा देता था। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम की जबान को सुन कर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कहाँ है। यह देख अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे हो सकते थे। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई और बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ कि तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ते किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाता हूँ, इसके सिवा दिन भर में कहीं भी नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें। मुझे खुद इस तरह से घूमना फिरना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो मैं कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर रहे हो कि खेलने के सिवा तुम कहीं और घूमने नहीं जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे शिकायत की? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इसे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब से कहिए चला जाऊंगा। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने से भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें तकलीफ क्यों होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने को उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? तकलीफ कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली न हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह न होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उसके जगह पर आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल के लिए तैयार रहने की आज्ञा दी और अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था, दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर और कोई मंत्र नहीं।